नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले को 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कुल 82 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जिले में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, विकास कार्यों को गति देना और कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बड़ी संख्या में की मौजूदगी भी रही। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। शादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोधेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब हमारे लोधेश्वर महादेव मंदिर का भी कॉरिडोर बनेगा और आने वाला हर श्रद्धालु, चाहे वह बाराबंकी का हो, अयोध्या का हो, बहराइच का हो, गोंडा का हो, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर और पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा। आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार का गठन कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है और धन्यवाद भी आप भी प्राप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, यही काम तो हमारी सरकार ने किया है। अभी हम गोला गोकर्णनाथ में भी ऐसा ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। भव्य कॉरिडोर। मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में भी ऐसे ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। काशी एक नव्य और दिव्य काशी के रूप में चमक गई है। आज से 9 वर्ष पहले कोई काशी जाता था, संकरी गलियों से जाना होता था, गंदगी रहती थी। आज काशी जाएंगे, भव्य और नव्य काशी के रूप में, दिव्य काशी के रूप में दर्शन होते हैं। अंतःकरण से जो भी आता है देश भर से, हम लोगों को भी 2 शब्द धन्यवाद का दे करके जाता है। कितना भव्य दर्शन कर हुआ है भगवान का। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आसिम वकार ने आरोप लगाया कि छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज केवल प्रदर्शनकारियों पर नहीं बल्कि देश के भविष्य पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मंत्री को बचाने के लिए छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरा देश छात्रों के साथ खड़ा है और उनकी मांगों का समर्थन कर रहा है। फिलहाल छात्रों के प्रदर्शन और उस पर हुई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया है, दरअसल वो भारत सरकार के द्वारा भारत की आत्मा पर, भारत के भविष्य पर किया गया लाठीचार्ज है। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिन से जो छात्र धरने पर बैठे हुए थे, उनकी एक बहुत छोटी सी मांग थी कि भारत के एक नाकाबिल, नाअहल नेता जो
शिक्षा मंत्री बने हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, क्योंकि उनके विभाग के द्वारा जो पेपर लीक हो रहे थे जिससे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा था, उनको हटाया जाए। भारत सरकार ने एक नाकाबिल और नाअहल मंत्री को बचाने के लिए जो भारत के भविष्य पर लाठीचार्ज किया है, ये मजम्मत योग्य है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कड़े शब्दों में, पूरा देश इसकी मजम्मत करता है। और भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक माँ बाप और एक एक बड़ा भाई, एक एक बड़ी बहन भारत के छात्रों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। हम मानसिक तौर पर बच्चों के साथ खड़े हैं, हम आर्थिक तौर पर बच्चों के साथ खड़े हैं, हम सामाजिक तौर पर उन बच्चों के साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को अब निष्कासित करें, अब निष्कासित करना चाहिए, अब इस्तीफा नहीं होना चाहिए उनका। और मुझे लगता है कि बच्चों की मांग जायज है, उन बच्चों की सभी मांगों को माना जाना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के जवाहर भवन में सोमवार यानी आज सुबह लगी आग ने सरकारी इमारतों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, जवाहर भवन में कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं। आग लगने के बाद अब पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना के बाद अब सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी मानकों के पालन को लेकर बहस जो है वो तेज हो गई है। खास तौर पर अलीगंज हादसे के बाद चलाए गए व्यापक फायर सेफ्टी अभियान के संदर्भ में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी इमारतों का भी व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। फिलहाल अग्निशमन विभाग स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और रेस्टोरेंट में लगातार जांच और कार्रवाई कर रहा है। विशेषज्ञों का भी दावा है कि सभी सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता अजहर खान ने लखनऊ के अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग के द्वारा पूरे लखनऊ में अभियान चलाया जा रहा है और जहां पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं अंकुश मित्तल। लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स चेक किए जा रहे हैं। अब तक कुल कितनी बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो चुकी है? हमने काफ़ी बिल्डिंगों को चेक करके नोटिस भी दे दिया गया है और कंटिन्यूसली हमारा जन जागरूकता अभियान भी हम लोग प्रत्येक दिन अलग अलग स्टेशनों पे अलग अलग प्रभारी के माध्यम से चला रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आग लगे ही ना, और अगर आग लगती है तो क्या उपाय करने हैं कि लोगों को कैसे बाहर निकलना है, अगर लगती है तो कैसे न्यूनतम नुकसान उसमें हो। यही हम लोगों की पहले रहती है कि पहले तो आग लगे ही ना। अलीगंज में जिस तरीके से घटना हुई, 15 बच्चों की मौत हुई, राजधानी में कई ऐसी कोचिंगों का संचालन हो रहा है जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं और बेसमेंट में कोचिंगों का संचालन हो रहा है, वहां पर कैसे कार्रवाई होगी, क्या कुछ प्लान? हमने कंटिन्यूसली हम लोग चेक करते जा रहे हैं। चेक करके हमने तमाम कोचिंगों को नोटिस भी दे दिया है एलडीए द्वारा। कई कोचिंग संस्थानों को सील भी कर दिया गया है। अब कुछ कोचिंग संस्थानों ने सब अपने बोर्ड वगैरह उतार लिए हैं और ये अभियान कंटिन्यूसली चल ही रहा है, डेली बेसिस पे चलता है और हम लोग डेली चेक करते हैं। कोचिंग भी चेक करते हैं, होटल भी चेक करते हैं, हॉस्पिटल भी चेक करते हैं। सारी प्रकार की बिल्डिंगें जो हमारे एक्ट में आती हैं हम उन्हें भी चेक करते हैं। आज सुबह जवाहर भवन में आग लगी, 15 दमकल की गाड़ियां पहुंची, कई सरकारी विभागों के कार्यालय वहां पर हैं। लखनऊ में कई ऐसी सरकारी बिल्डिंग भी हैं जिनका फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई करेगा अग्निशमन? हम लोगों ने सरकारी बिल्डिंगों को भी पहले से भी चेक कर रखा है और हम लोग अभी भी निरंतर भी आगे भी चेक करेंगे। कंटिन्यूसली सतत प्रक्रिया है जो पूर्व से चलती आ रही है और हम लोग नियमित तौर पर इन लोगों को चेक भी करते हैं और जागरूक भी करते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी कराते हैं। आज जो सुबह घटना हुई करीब 9:54 की घटना थी, 4 मिनट में हमारी 3 गाड़ियाँ वहाँ मौके पर पहुँच गई थी और अगले 10 से 15 मिनट में हमारे 15 से ज़्यादा फायर टेंडर मौके पर पहुँच गए थे और हम लोगों ने बिल्डिंग को सब तरफ से पूरा घेर के आग को बुझा लिया था और 50 से ज़्यादा लोगों को, बगल वाली बिल्डिंगों में जो लोग थे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया था। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। इनका कहना है फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जहाँ कहीं भी अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन
मॉनसून सत्र से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा कि सदन से लेकर सड़क तक टकराव की स्थिति बन रही है, जिसे बेहतर सूझबूझ और संवाद के जरिए टाला जाना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में शामिल उच्च पदों पर बैठे दोषियों को भी कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने प्राइवेट स्कूलों, कोचिंग संस्थानों के बढ़ते प्रभाव पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से कोचिंग संस्थानों की निगरानी बढ़ाने, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की अपील भी की। बीएसपी प्रमुख ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने की जरूरत पर भी जोर दिया। सत्र से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है। कहा कि विपक्ष को भी चाहिए मानसून सत्र, चूंकि दिल्ली में शुरू हो रहा है। ऐसे में मायावती ने कहा है कि सदन को लेकर सड़क तक टकराव की स्थिति पर जिक्र किया है। साथ में ये भी कहा है बेहतर सूझबूझ से टाला जाना चाहिए टकराव। मायावती ने ये भी कहा पेपर लीक मामले को लेकर के भी मायावती ने गंभीर सवाल उठाए। साथ में कहा पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। साथ में उच्च पदों पर बैठे लोगों को कड़ी कानूनी सजा हो, इसको लेकर के भी मायावती ने जिक्र किया है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग संस्थान हो, इनको तेजी से पनपने नहीं देना चाहिए, इसका भी जिक्र किया है। तो ऐसे में सारी कोचिंग संस्थानों पर भी निगरानी जरूर रखी जाए, इसको लेकर के मायावती ने जिक्र किया। सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर के जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसको भी बताया कि ये बाध्य ना हो, उसी को लेकर के लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार सरकार से ये भी कहती आई हैं कि लगातार कोई सरकार ऐसा ठोस कदम बनाए जिससे जो भी पेपर लीक हो रहा है, जो भी तमाम सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको रोकने का काम कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बदायूं के इस्लामा नगर पुलिस ने डकैती के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान तस्लीम। पुलिस के अनुसार आरोपी मई महीने में सुंदर नगर में हुई डकैती की घटना में वांछित था। उसके कब्जे से लूटे गए रुपए, एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के अंतर्गत बिलसी इस्लाम नगर रोड पर मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी अपराधी तस्लीम उर्फ भिखारी की घेरेबंदी की गई, जहां अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से 315 बोर देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त पर चोरी, लूट, डकैती समेत कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी 22 जुलाई को प्रदेश भर में एक साथ बूथ सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में एक साथ बूथ सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी जो है वो बूथ अध्यक्षों का सत्यापन करेगी। पार्टी असली और नकली बूथ अध्यक्षों की पहचान करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान बूथ प्रबंधन को लेकर बूथ अध्यक्षों से सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बूथ सम्मेलन में शामिल भी होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आगामी चुनावी तैयारियों को देखते हुए बीजेपी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। तो 22 जुलाई को यूपी में बीजेपी का मेगा बूथ सम्मेलन जो है वो आयोजित होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर एक साथ 22 जुलाई को बूथ सम्मेलन करवाएगी, जिसमें बूथ स्तर के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो जुड़ेंगे, साथ में जिले के जिलाध्यक्ष जुड़ेंगे। अगर बात की जाए गोरखपुर से, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जुड़ेंगे। साथ में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष अपने मंत्रियों के साथ अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे लगातार जो बूथ अध्यक्ष का जो सम्मेलन हो उसमें 403 विधानसभा क्षेत्रों पर बूथ सम्मेलन हो, जिसमें
भाजपा असली नकली बूथ अध्यक्षों की करेगी पहचान। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, वहां से शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और जो मंत्री हैं वो भी अलग अलग जिलों से जिम्मेदारी संभालेंगे। बैठक में बूथ अध्यक्ष का होगा सत्यापन। बूथ अध्यक्ष के प्रबंधन को लेकर पूछे जाएंगे सवाल। तो कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियां 2027 की शुरू कर दी है। उसी कड़ी में 403 विधानसभा सीटों पर फिर से एक बार बूथ सम्मेलन करने जा रही है। ऐसे में वहां पर जो भी बूथ अध्यक्ष होंगे उनको शामिल किया जाएगा। उनसे 2027 के चुनाव के किस तरह से जीत है उसकी भी रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर आज प्रदेश स्तर की अहम समीक्षा बैठक होने जा रही है। को बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मेरठ पहुंचकर कमिश्नरी सभागार में तैयारियों का जायजा लेंगे। इस बैठक में मेरठ समेत आसपास के कई जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, संवेदनशील इलाकों की निगरानी, कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी बाबा औघड़नाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों का भी जायजा लिया जाएगा। प्रदेश सरकार इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में मेरठ की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अरुण सक्सेना ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को लेकर जानकारी दी। अरुण सक्सेना ने बताया कि लखनऊ में बनने वाली कुकरेल सफारी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सफारी होगी। उन्होंने कहा कि इस सफारी में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा और ये पर्यटन के लिहाज से भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया भी जा रहा है। तो इंडिया वॉइस से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा अरुण सक्सेना ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मंत्री अरुण सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में जब से बीजेपी की सरकार बनी, कितने विकास कार्य हुए और कौन से प्रोजेक्ट अहम है इस समय? देखिए, विकास कार्य वन विभाग के बारे में मैं ये कहूँगा, वन विभाग ने हमारे योगी जी के कार्यकाल में काफ़ी काम किया। 9 साल के अंदर पेड़ काफ़ी लगे हैं, हमारा ग्रीन एरिया बढ़ा। नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो देहरादून की है, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, उसने सर्वे किया पूरे देश में कि पिछले 3-4 साल में किन क्षेत्रों में, किन प्रदेशों में ग्रीनरी बढ़ी। उत्तर प्रदेश इज नंबर 2। तो हमारे यहाँ 3,38,000 एकड़ जगह में ग्रीनरी बढ़ी है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और देश के अंदर दूसरा स्थान। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल निर्देशन और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें आम जनता लग गई, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दुकानदार, एनजीओ, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, पत्रकार बंधु, सब लग गए पेड़ लगाने पे। और आज स्थिति यह है, ग्रीनरी पहले से बढ़ गई है और हम देश के अंदर जो ग्रीनरी बढ़ी है उसमें नंबर 2 पे। सर, कुकरेल को लेकर के ड्रीम प्रोजेक्ट था सरकार का, उसमें भाव बेहतर करने जा रहे, उसको किस तरह? देखिए, कुकरेल का यह है, दुनिया के अंदर 4 नाइट सफारी हैं और दुनिया के अंदर 5वीं नाइट सफारी हिंदुस्तान में बनने जा रही है, और वो भी उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कुकरेल। और उसमें हालांकि कुछ देर ज़रूर हो गई, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू होगा और उनके कुशल निर्देशन में हम यहाँ पर पर्यटक आएंगे, न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि देश दुनिया से आएंगे। जिस तरह से नाइट सफारी देखने जाते हैं, उसी तरह से लोग लखनऊ में भी आएंगे। यहाँ पर रात में, चांदनी रात में जानवर को जंगली माहौल में देखने का मौका मिलेगा। लगातार मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हर जिलों का दौरा कर रहे हैं, लगातार विकास संबंधी योजनाओं को देख रहे हैं।
2027 का भी चुनाव नजदीक है, जो भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको और किस तरह से सुचारू रूप से बेहतर किया जाएगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत मेहनती आदमी हैं और बहुत ही कुशल प्रशासक हैं। वो प्रदेश के विकास के लिए लगे हुए हैं, रोजाना पूरी मेहनत करते हैं, दौरे करते हैं, हर जगह विकास की योजनाओं को शिलान्यास करते हैं। अब जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनका उद्घाटन भी करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अरुण सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 में भी सरकार बनी तो इस तरह से जो विकास कार्य चल रहा है निरंतर आगे भी चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ में छात्रों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस ने मेरठ में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरठ कॉलेज से शुरू हुई इस जुलूस में इंडियन यूथ कांग्रेस यानी NSUI और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए छात्रों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान की भी मांग की। वहीं इससे लेकर नेताओं ने कहा कि ये जुलूस केवल विरोध नहीं बल्कि युवाओं की उम्मीदों और बेहतर भविष्य की आवाज है। उनका आरोप है कि छात्र लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने छात्र हितों के मुद्दों पर जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। तो आपको बता दें, मेरठ में ये जुलूस निकाला गया है, छात्रों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस यूथ भी इसमें शामिल रहा। तो कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेशनल यूथ के जो कार्यकर्ता थे वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस का ये जुलूस जो है वो देखने को मिला। मेरठ में ये जुलूस निकाला गया जहां जमकर नारेबाजी भी की गई। इसमें कई कार्यकर्ता जो है वो शामिल हुए। इसके साथ ही नेताओं ने भी इस जुलूस का समर्थन किया है। छात्र हितों की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जो है मेरठ में देखने को मिला। तो मेरठ कॉलेज से ये जुलूस जो है वो निकाला गया। छात्रों के हितों को लेकर ये मशाल यात्रा जो है वो निकाली गई है। आपको बता दें, इस दौरान कई कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहे और नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसमें कांग्रेस यूथ यानी NSUI भी जो है इस पूरे प्रदर्शन में शामिल रहा। मेरठ कॉलेज से ये पूरा जुलूस जो है वो निकाला गया। बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन किया गया। छात्रों के मुद्दों पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो मेरठ में देखने को मिला। तो मेरठ में यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। सड़क पर ये प्रदर्शन जो है करते हुए सभी कार्यकर्ता नजर आए। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।